Hello, dear students. How are you? I am Azhar, a teacher of your own institute, A1 Study Center, especially for science subject. Today we are going to discuss about the first chapter of physics of class 11th, that is physical world. प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सुप्रभात। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो यूनिट 1 का पहला चैप्टर है। इस यूनिट पे हम लोग फिजिक्स के स्कोप, फिजिक्स के एक्साइटमेंट, फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी, जितने भी लॉज थे, लॉज ऑफ नेचर एटसेट्रा के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कहा जाए तो फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड के बिना अधूरा है। वो कैसे, हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड को जानने से पहले हम लोग साइंस का कुछ शॉर्ट में डेफिनेशन जान ले। साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। It is human nature to observe things and happening around in the nature and then to relate them. This knowledge organized so that it become well connected and logical. प्यारे बच्चों, साइंस जो है, साइंस का मतलब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से लिया जाता है। यदि आपने साइंस का पूरा डेफिनेशन देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप क्लास 9 के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पर लेक्चर पर जा सकते हैं। ऐसे मैं भी यहाँ कोशिश करूंगा कि साइंस का पूरा डेफिनेशन आपको समझा दूं। साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस का अर्थ है संग्रहित ज्ञान। प्यारे बच्चों, साइंस एक लैटिन वर्ड सिंटिया से आया हुआ है। साइंस एक लैटिन वर्ड, लैटिन एक भाषा है प्यारे बच्चों, लातीनी भाषा जिसे कहते हैं। जिस तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, उस तरह से लैटिन एक लैंग्वेज है। और लैटिन भाषा के सिंटिया वर्ड से साइंस आया हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या टू नो। आगे बात करें, इट इज ह्यूमन नेचर टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड हैपनिंग अराउंड इन द नेचर एंड देन टू रिलेट देम। ये मानव की स्वभाव है कि वो अपने चारों तरफ की चीजों को, होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करता है और उसे अपने आप से रिलेट कर कर देखता है। दिस नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट बिकम वेल कनेक्टेड एंड लॉजिकल। और ये नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है ताकि ये एक सही ढंग से जुड़ जाए और लॉजिकल बन जाए। देन इट इज नॉन एज साइंस। तब यही ज्ञान साइंस के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि इंसान की ये फितरत होती है कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करता है और उसे रिलेट करता है, एक दूसरे से संबंध करके देखता है। ये जो नॉलेज है ना, वो उसके माइंड में एक वेल कनेक्टेड एंड लॉजिकल बन जाता है और यही नॉलेज साइंस कहलाता है। यदि आप इस बात से समझ में ना आया हो आपको, तो मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको कह दूं कि हम नेचुरल नेचुरल फेनोमेना, प्रकृति में जितने भी घटनाएं, घटने वाली घटनाएं हैं, जैसे कि तारे का टिमटिमाना, बारिश का गिरना, बिजली का कड़कना, हवाओं का चलना, इस तरह से अनगिनत हमारी प्रकृति पर अलग अलग घटनाएं घटती रहती हैं, जिसको इंसानों ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद अलग अलग थ्योरीज देके हाइपोथेसिस दिया। इसी तरह से साइंस का जो डेफिनेशन है उसी पर आधारित है कि लोगों ने नेचुरल फेनोमेना को
समझने के लिए लगातार एक सिस्टमेटिक वे में अटेम्प्ट्स किए, प्रयास किए, और यही नॉलेज उसका साइंस के रूप में कहलाया। कहने का अर्थ है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट्स, साइंस एक क्रमवार प्रयास है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना एंड यूज दिस नॉलेज टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेना। साइंस एक लगातार किया गया प्रयास है जो नेचुरल फेनोमेना को समझने के लिए किया गया है, और यही जो नॉलेज है इसी को साइंस कहा जाता है। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। साइंस के डेफिनेशन के बाद हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक मेथड्स पर। ये साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं बच्चों? अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो साइंस है ये एक लगातार अटेम्प्ट है, एक सिस्टमेटिक वे पर किया गया अटेम्प्ट से मानव के द्वारा जो अपने नेचुरल फेनोमेना को और नेचुरल थिंग्स को समझने का कोशिश करता है। तो वो मानव नेचुरल थिंग्स और नेचुरल फेनोमेना को समझने के लिए जिस मेथड का यूज करता है ना बच्चों, उस मेथड को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो साइंटिफिक मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिसका यूज हम अपने चारों तरफ के नेचुरल थिंग्स और नेचुरल फेनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं। और साइंटिस्टों ने इसे 7 स्टेप्स पर डिवाइड किया। पहला स्टेप सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, इसके दो टाइप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये दोनों क्या होते हैं बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड द फाइनल इज कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। तो प्यारे बच्चों, साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए थिंग्स को एंड नेचुरल फेनोमेना को। इट इंक्लूड्स सेवरल स्टेप्स। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज क्वेश्चंस एंड थर्ड इज हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम लोग इन तीनों स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, तब आगे के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसान का ये नेचर होता है कि वो अपने चारों तरफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और वो ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक वे में करता है। और वो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन वो दो तरीके का करता है। सबसे पहले क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ही इज टॉल, वह लंबा है। और सेकंड एग्जांपल में ही इज 5 फीट टॉल। इन दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंस क्या है बच्चों? कि मैंने यहाँ पर पहले एग्जाम्पल पर सिर्फ कहा कि वह लंबा है, यानी मैंने उसका सिर्फ क्वालिटी बताया कि वह लंबा है। लेकिन जो सेकेंड स्टेप मैंने लिया, सेकेंड एग्जाम्पल लिया, वो ही इज़ 5 फीट टॉल, वो 5 फीट लंबा है। इसका अर्थ ये कि मैंने उसकी लंबाई की मात्रा बता दी कि वो कितना लंबा है, यानी उसका क्वांटिटी बता दिया मैंने, उसकी लंबाई का क्वांटिटी बता दिया कि कितना लंबा है। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ कहा कि वह लंबा है, यानी उसका सिर्फ क्वांटिटेटिव है। तो इस तरह के दो ऑब्जर्वेशंस होते हैं। हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। और एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं कि एक पेड़ की बात, या एक स्टोन की बात। स्टोन इज हीवी, ये भी हम चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पत्थर भारी है। स्टोन इज हीवी, ये मेरा क्वालिटेटिव हुआ, क्योंकि कि मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया कि पत्थर भारी है। लेकिन जब यही चीज़ हम ये मेज़र कर लें कि पत्थर कितना भारी है, 5 केजी भारी, 10 केजी भारी, तो ये उसका क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव भी होता है सिर्फ उसका गुण के बारे में बताता है कि वो सिर्फ लंबा है, वो मोटा है, वो भारी है ना।
तो ऑब्जर्वेशन दो तरीके के होते हैं, पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। उसके बाद जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हमारे माइंड में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो देखने के बाद हम जरूर सोचते हैं कि वो कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे कि वो लड़का भारी है, ही इज़ हेवी, ही इज़ 5 kg हेवी, वो 5 kg भारी है। कहने का अर्थ ये मैंने दो तरीके के ऑब्जर्वेशंस किए और ये ऑब्जर्वेशन के बाद ये मन में क्वेश्चंस अराइज हुआ कि वो 5 kg भारी क्यों है, वो 5 kg है क्या, वो केजी क्या है। ये इस तरह से हमारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं और क्वेश्चंस अराइज करते करते उसके बाद हम एक अपने तरीके से हाइपोथेसिस दे देते हैं, थ्योरीज दे देते हैं कि हाँ इस कारण से वो भारी है। लेकिन वो कम्प्लीटली सही नहीं अभी तक से है, क्योंकि हम उसे एनालाइज नहीं किए हैं, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किए। एक्सपेरिमेंट और एनालाइज करने के बाद जब हम कंक्लूजन दे देंगे कि हाँ मेरे मन में जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस के आधार पर मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एनालिसिस किया, उसके आधार पर हमारा हाइपोथेसिस थ्योरी सही है। एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। आप क्लास 10 में जॉर्ज साइमन ओम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उसने ओम्स लॉ में ये बताया कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ये एक हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया हुआ, कंक्लूजन निकाला हुआ एक हाइपोथेसिस है। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ओम्स लॉ सबसे पहले क्या किया होगा, वो ऑब्जर्व किया होगा। क्या ऑब्जर्व किया होगा, उसने देखा होगा कि जो वोल्ट मीटर होता है और जो अमीटर होता है इन दोनों पर उसने क्या देखा होगा कि जैसे जैसे करंट का मान बढ़ाते हैं वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब भी इंक्रीज करता है तो करंट का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है, करंट का अमाउंट इंक्रीज करता है तो उतना ही रेशियो में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। इसका अर्थ उसने सिर्फ एक हाइपोथेसिस दे दिया होगा, उसके मन में सवाल आए होंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो उसने सिर्फ ये ऑब्जर्व करके बता दिया कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ये हाइपोथेसिस देने के बाद उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किए और आपको पता होगा कि ओम्स ने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें से उसे एक स्ट्रेट लाइन पर ग्राफ मिला था। उसमें ये बताया था कि एक्स एक्सिस तरफ उसने करंट लिया और वाई एक्सिस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस को। जितने रेशियो में करंट का वैल्यू बढ़ता गया उतना में पोटेंशियल डिफरेंस का भी रेशियो बढ़ता गया। यानी इस तरह से हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। ये दर्शाता है कि ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसने एक्सपेरिमेंट करके एनालिसिस करके ये कंक्लूजन दे दिया कि मैंने जो हाइपोथेसिस दिए थे अपने क्वेश्चंस के आधार पर वो सही है। तो इस तरह से एक थ्योरी बन गया। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं होता है। ओम्स ने ये जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दिया ये कोई फाइनल थ्योरी नहीं माना जाता है साइंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई नया ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कोई नया ऑब्जर्वर दूसरा चीज़ ऑब्जर्व करता है और अगर ये थ्योरी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो ये जो थ्योरी है इसको हटाकर एक जो नया थ्योरी होगा उस थ्योरी को जगह दे दिया जाए। यानी ये एग्जिस्टिंग थ्योरी के जगह पर एक न्यू थ्योरी को जगह दे दिया जाए। और अगर फिर ये न्यू थ्योरी किसी न्यू ऑब्जर्वेशन को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो फिर इसके लिए दूसरा थ्योरी जो आएगा उसको जगह दे दिया जाएगा। यानी कहा जाए तो साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि साइंस में ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी ज़रूरत होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का। प्यारे बच्चों, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स नीड थ्योरीज टू सपोर्ट देम। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स थ्योरी को नीड थ्योरीज टू सपोर्ट देम, यानी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट को ज़रूरत होती है थ्योरीज को और ये थ्योरीज उसे सपोर्ट करती है। समटाइम्स कभी कभी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है वो अनेबल होती है एक्सप्लेन करने का न्यू ऑब्जर्वेशन। जो मैंने पहले बताया कि कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं
या जो भी थ्योरी बनी हुई है, एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है पहले से बनी हुई है, अगर वो नए ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने में अनेबल होती है तो उसके जगह पर न्यू थ्योरीज को रख दिया जाता है पुराने थ्योरी की जगह पर, और इसी को मॉडिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो मॉडिफिकेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मॉडिफिकेशन इन साइंस, तो आप कहिएगा कि जो पुरानी थ्योरीज हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, अगर वो कोई न्यू ऑब्जर्वेशंस को अनेबल होती हैं, नहीं कर पाती हैं वो एक्सप्लेन, तो उस थ्योरी की जगह पर जो नया थ्योरी आएगा उसको रख दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, और इसी को मॉडिफिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट कैसे बेंड करता है, लाइट का रिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़े हैं। तो उसी तरह से द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फेनोमेना इन लाइट थ्योरीज आर चेंज्ड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो लाइट से रिलेटेड जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी थ्योरीज थी, है ना, वो चेंज होती रही हैं। टू एक्सप्लेन बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की मुड़ने की जो थ्योरी है, पहले थी वेव थ्योरी, बनाई गई थी कि प्रकाश किस तरह से मुड़ती है, लाइट किस तरह से मुड़ती है, इस थ्योरी को वेव थ्योरी में बताया गया था। लेकिन तब कोई नया ऑब्जर्वेशन देखा गया और वो ऑब्जर्वेशंस वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वेव थ्योरी की जगह पर एक नया थ्योरी को रख दिया गया जिसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, तो इस तरह से वेव थ्योरी की जगह पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जगह दे दिया गया, क्योंकि वेव थ्योरी नए ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो वेव थ्योरी को एग्जिस्टिंग थ्योरी की जगह पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बना दिया गया और इसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब बात करें हम लोग साइंस की ब्रांचेज की, तो साइंस को मेनली 3 ब्रांचेज में डिवाइड की गई हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, हमारा मुख्य उद्देश्य पढ़ने का फिजिक्स। और एक बात बता दूं कि साइंस जो है एक सिंटिया वर्ड यानी लैटिन वर्ड सिंटिया से बना हुआ, जिसका मतलब होता है टू नो यानी जानना। फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फेनोमेना। यानी नेचर के जो बेसिक लॉज हैं, जो कुछ मुख्य आधारित नियम हैं, उसके बारे में और उसके प्रदर्शन के बारे में, अलग अलग घटनाओं के प्रदर्शन के बारे में साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसको फिजिक्स कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर इसे समझने की प्रयास करें तो इसका अर्थ यही हुआ कि फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स इंग्लिश में से फिजिक कहते हैं, और ग्रीक में, इंग्लिश में फिजिक्स को फिजिक कहा जाता है, जिसका मतलब फिजिकल थिंग्स से रिलेट किया जाता है। ग्रीक भाषा की बात करें तो ग्रीक भाषा में फिजिक्स को फिजिस फूसिस कहते हैं, और फूसिस का मतलब होता है नेचर। अगर लैटिन भाषा की बात करें तो लैटिन में फिजिक्स का मतलब फिजिका होता है, यानी फिजिका से फिजिक्स बना, फूसिस से फिजिक्स बना, फिजिक्स से फिजिक्स बना। और अगर मिली जुली बात करें तो पूरे भाषाओं में फिजिक्स का मतलब एक ही निकलता है, नेचर, यानी प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाएं। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि फिजिक्स को कितने ब्रांचेज में बांटी गई है। अभी तक से हम लोग जाने कि साइंस को 3 ब्रॉडली डिवाइडेड किया गया ब्रांचेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं। फिजिक्स को मेनली 2 ब्रांचों में बांटकर देखा गया है। पहला ब्रांच इसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा जो ब्रांच है वो मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को ट्रेडिशनल फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, और इसे और एक नाम से न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इन दोनों फिजिक्स को बांटने की क्यों जरूरत पड़ी? कुछ थ्योरीज ऐसी रहीं कि जो थ्योरीज नई चीजों को, जो पहले से जो बनी हुई थ्योरीज थी फिजिक्स में, वो नई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिस कारण से
उनको आधारभूत लॉज माने गए, बेसिक फंडामेंटल लॉज माने गए और उसके आधार पर नए नए लॉज निकाले गए और उनको मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैटर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं नॉर्मल कंडीशंस पर। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो हम भी यहाँ मैटर और एनर्जी के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं, एक्सट्रीम कंडीशंस पर। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। क्लासिकल फिजिक्स, मैंने आपको बताया कि क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटनियन फिजिक्स भी कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स को ट्रेडिशनल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेस में बांटी गई। उनमें से पहला मुख्य है मैकेनिक्स, एकॉस्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एटसेट्रा। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स आता है और मैकेनिक्स फिजिक्स का यानी क्लासिकल फिजिक्स का तो ही है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स को भी दो ब्रांचेस में बांटी गई हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा सॉरी काइनेमेटिक्स। पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। देखिएगा, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत जो मैकेनिक्स आता है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और ऑब्जेक्ट के मोशन जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं उसको दो ब्रांचेज में बांटी गई है। पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स भी हम लोग के अंतर्गत भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं और डायनामिक्स में भी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में मोशन के काउज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन काउजेज ऑफ मोशंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि कार मूव कर रही है तो हम इसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब मान लेते हैं कि ये है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक्सेलरेशन इतना से इतना बढ़ क्यों गया, इस कारण को जानने का कोशिश हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं करते। लेकिन डायनामिक्स में हम ये बात करते हैं कि मोशन क्या है और मोशंस का काउजेस को भी पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि इमली खाने से मतलब रखो या आम खाने से मतलब रखो, गुठलियों को गिनने से मतलब नहीं रखो। तो इसी तरह से काइनेमेटिक्स में ये एग्जांपल सुटेबल्स होता है कि काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्यों होता है उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसके काउजेस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन डायनामिक्स में उसके काउजेस को भी देखते हैं। एकॉस्टिक्स जो होता है उसमें हम लोग साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड किस तरह का वेव है, साउंड से रिलेटेड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है उसका, फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका, पिच क्या होता है, मतलब हम लोग साउंड के बारे में रिलेटेड जितने भी चीज़ पढ़ते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको कहते हैं एकॉस्टिक्स। थर्ड ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स। इसका अर्थ यहाँ हम लोग हीट, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि हैंस क्रिश्चियन ने एचसी हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड एससी ऑस्ट्रेड ने ये बताया था कि एक सर्किट लिया था और उसने वहां पर एक बैटरी ले लिया। अब बैटरी लेने के बाद इस साइड में एक कंपास रख दिया और जैसे उसने करंट दिया इस कंपास में डिफ्लेक्शन आया, कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन दिखा। और जब उसने करंट नहीं दिया तो उसके कंपास के निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया। इसका अर्थ ये हुआ उसने इससे ये ऑब्जर्वेशन, ये कंक्लूजन निकाला एक्सपेरिमेंट करके कि जब करंट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, और जब मैग्नेटिक इफेक्ट है इसका अर्थ जाहिर बात यह है कि उसमें करंट है। तो इससे ये बातें साबित होती हैं कि करंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेट है और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के रूप में भी
देखा गया। हम लोग बाद में बात करेंगे इस सब में, पहले बात करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। लाइट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट क्या है, लाइट कैसे पाथ में भी मूव करता है, लाइट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके दो फेनोमेना, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इसके बाद डिफ्रैक्शन क्या है, स्कैटरिंग क्या है। इस तरह से अलग अलग हम लोग लाइट से रिलेटेड थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के ऐसे ब्रांच पर जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। और इसलिए आप देखे होंगे कि जो चश्मे की दुकान होती है उसको ऑप्टिकल शॉप कहा जाता है। या ऑप्टिकल, अलग अलग से ऑप्टिकल लिखता तो जरूर है लेकिन अलग अलग नाम से लिख देता है। आर्यन ऑप्टिक्स, एक्स वाई ऑप्टिक्स, एबीसी ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल लेंस। इस तरह से ऑप्टिकल लिखने का अर्थ ये है क्योंकि वो चश्मा लाइट से रिलेटेड है। और उसी तरह से क्लासिकल फिजिक्स के एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। इसे इरेज कर लेते हैं। अब बात करें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स को दो ब्रांचेज में बांटी गई। पहला एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स और दूसरा क्वांटम फिजिक्स। एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एटम्स के कंपोनेंट्स, एटम्स के स्ट्रक्चर और एटम्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और क्वांटम फिजिक्स क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, यानी क्वांटा के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए इसका नाम क्वांटम फिजिक्स रखा गया। ये डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी के जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जो एनर्जी होती है, इनडिविजिबल, यानी जो और भागों में नहीं तोड़ी जा सकती हैं, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहा जाता है। जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे कि फोटोन का मतलब ही होता है, फोटोन का मतलब होता है लाइट पार्टिकल्स। फोटोन का मतलब होता है ये एक पैकेट टाइप से एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी होते हैं, और इसी को हम लोग क्वांटा कहते हैं। और क्वांटम के अंदर हम लोग यही क्वांटा के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल थ्रस्ट। प्रिंसिपल थ्रस्ट यानी जो मुख्य चुनौतियां रही फिजिक्स में, वो क्या रही? तो पहला चुनौती की बात करें जो फिजिक्स में, उसको दो भागों में बांटा गया। पहला है यूनिफैक्शन और दूसरा रिडक्शन। ये यूनिफैक्शन क्या होता है? यूनि का मतलब एक होता है, तो यूनिफिकेशन जो आपका चुनौती था उसके अंतर्गत efforts are made to explain different phenomena in nature on the basis of one minimum laws. This principle of this is principle of unification. कहने का अर्थ हुआ कि फिजिक्स के अंदर अलग अलग ऑब्जर्व करने के बाद उसको समझने का प्रयास किया गया, एफर्ट्स किया गया। और वो एफर्ट्स अगर एक लॉज से बनी हो, अगर एक लॉज से अलग अलग एफर्ट्स, अलग अलग प्रयास किए गए हों, और अगर एक नियम पर अलग अलग नियम आधारित हो, तो उसको हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहें कि अगर एक नियम पर अगर एक से ज़्यादा अगर लॉज हैं, मिनिमम एक लॉज पर अगर एक से ज़्यादा लॉज हैं, तो उसको हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि सेब का गिरना जो न्यूटन्स ने ऑब्जर्व किया था, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ चांद का घूमना, वेटलेसनेस इन रॉकेट, और रॉकेट का वेटलेसनेस होना, ये जितने भी फेनोमेना है ना, वो सिर्फ एक लॉ पर आधारित है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पत्थर का नीचे गिरना, सेब का नीचे गिरना, अर्थ का चारों तरफ मून का घूमना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस की जा रही हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं, वो सिर्फ एक्सप्लेन किए जा रहे हैं एक नियम पर, और वो नियम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह का जो प्रिंसिपल थ्रस्ट है फिजिक्स में, उसको यूनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूं कि यदि एक नियम पर अगर एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किए गए हों, एक से ज़्यादा एफर्ट्स करके उस किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हो, तो उसको हम लोग यूनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मेरा दूसरा थ्रस्ट जो है, प्रिंसिपल थ्रस्ट, वो है रिडक्शनिज्म। ये रिडक्शनिज्म क्या होता है कि अगर हमारे एफर्ट्स एक नियम पर नहीं, एक से ज़्यादा नियम पर आधारित हों,
तो उसे हम देखिए, टू अंडरस्टैंड टू और derive the properties of bigger or more complex system, the properties of its simpler constituents are taken into account. समझने के लिए और ड्राइव करने के लिए प्रॉपर्टीज को मोर कॉम्प्लेक्स और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हैं उसके छोटे छोटे भागों को ले लिया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि बड़ी किसी भी प्रॉपर्टीज को ड्राइव करने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं उस प्रॉपर्टीज के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को काम में ले लिया जाता है। और यही जो कहलाता है अप्रोच, उसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर इट इज सपोज टू बी हार्ट ऑफ फिजिक्स, और इसको हार्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो जो थर्मोडायनामिक्स सिस्टम है उसको समझा जा सकता है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। अगर किसी भी थर्मोडायनामिक्स के अंदर अगर थर्मोडायनामिकल सिस्टम को अगर समझना है तो उसको समझने के लिए हम लोग उसकी जो स्मॉल और सिंपलर जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी उसका है, एटम्स का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जितने भी हैं ये काइनेटिक एनर्जी को हम लोग काम में ले लेते हैं। और हम लोग थर्मोडायनामिकल जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को समझने के लिए उसके छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ लेते हैं, और ये कहलाता है रिडक्शनिज्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं।